जैसे मैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे था, वो बताते थे हमें 8 या 10 किलोमीटर की टैक्सी का किराया रहता है, वो 15,000 ही है। तो जो बच्चा यहाँ पे 10वीं पास 15 से 20,000 रुपए कमाता, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमा लेगा। तो हमें फील ही नहीं होता है इंडिया के आउटसाइड भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। कॉलर जॉब होती है, एक व्हाइट कॉलर जॉब होती है। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आपका N2 मैंडेटरी है और ब्लू कॉलर जॉब के लिए N4 मैंडेटरी है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं। सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? इतना पैसा है कि आपका मतलब कि शुरुआत है, अंत नहीं है। जापान को वन वर्ड में बोला चाहो तो क्या बोलोगे? क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। So this video is for the college student जो बहुत ज्यादा लॉस्ट रहते हैं डिफरेंट पाथ को देख के। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट धीरज सर, जो जापान से रिलेटेड एक वेल नोन नेम है, जिन्होंने पास्ट में बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के साथ काम कर चुके हैं एंड साथ ही साथ उन्होंने डेंजो जैसे कंपनी के साथ भी काम कर रखा है। वी जस्ट वेलकम धीरज सर फॉर गिविंग हिज टाइम। सो धीरज सर, थैंक यू सो मच for joining this session. थैंक यू सो मच आलोक सान। Sir, can you tell me about yourself कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ एंड प्रेजेंट में आप क्या करते हो? देखो, बेसिकली मैं हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी करंटली मैं न्यू दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैंने जो अपनी स्कूलिंग की थी अपने हरियाणा गाँव से ही की थी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही। कॉलेज मैंने किया था हमारा राजस्थान से, और उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना जैपनीज लैंग्वेज में 2018 से 17 के करीब में मैंने ज्वाइन किया था जैपनीज लैंग्वेज का। और JLPT N2 लेवल मैंने कंप्लीट किया है, और N1 जो एडवांस लेवल है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो होप सो वो भी क्लियर हो जाए, तो उसमें मेरा पूरा का पूरा जैपनीज लैंग्वेज का जितना भी है वो पूरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। सर अभी आप क्या काम कर रहे हो? लाइक आपका खुद का एक यमी इंस्टीट्यूट भी है? स्टार्ट किया था अपना करियर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से। वहाँ पे एज ए जैपनीज इंटरप्रेटर मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे जैपनीज लोग आते थे और वहाँ पे अपने इंडियन को ट्रेनिंग देते थे बुलेट ट्रेन के रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम किया है, होंडा में काम किया है, डेंसो में काम किया है, और मारुति की को ज्वाइंट वेंचर है बेलसोनी का, उसमें भी काम किया है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है जैपनीज इंटरप्रेटर का भी, और जैपनीज टीचर का भी मेरा एक्सपीरियंस है। जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो कहीं ना कहीं मैं था कि मन में कि मैं खुद का भी इंस्टीट्यूट करूं और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करूं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैपनीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब है इंडिया में। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा कि N1, N2, N3 क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं? हाँ जी, देखो, हमारी जैपनीज लैंग्वेज होती है उसमें 5 लेवल होते हैं, और एन से उनको डिफाइन किया जाता है। एन से उनको डिनोट किया जाएगा JLPT यानी जैपनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और एन से वो डिनोट करते हैं कि N5 हमारा बेसिक लेवल होता है और N1 हमारा एडवांस लेवल होता है। तो टोटल 5 लेवल होते हैं। इसमें उल्टा चलता है, N5 बेसिक, फिर N4 होगा, N3, N2 और N1, टू बेसिक टू एडवांस, इस तरह से चलेगा लेवल वाइज। सर, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए जापान एज अ करियर चूज करना एक बेटर डिसीजन होगा या फिर इंडिया में ही रहना लाइक बेटर डिसीजन होगा? ये ऑल ओवर कंट्रीज के मुकाबले सबसे अच्छा है। वहाँ पे जो जापान गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कॉलरशिप भी निकाले हुए हैं, ठीक है। होरेंसो करके है, एक है मैक्स करके है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, उसमें पूरा खर्चा जापान गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हो तो दी बेस्ट है। अगर फिर भी आप वो नहीं कर सकते हो तो जापान में जाकर अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, जापान में स्टडी करके आप वहाँ पे जापानीज में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, सबसे अच्छी बात। दूसरा, जहाँ पे आप इंडिया में ये समझ लो 1 साल में कमाई करोगे ना, 5 साल में कमाई करोगे, वहां पे जापान में आप 1 साल में उतनी सेविंग कर सकते हो। वहां पे एज ए जो लेबर होते हैं ना, उनको भी 2.5 लाख से स्टार्टिंग मिलती है। मतलब पार्ट टाइम जॉब करके भी आप 1,20,000 येन तक कमा सकते हो, यानी कि 70 से 80,000 रुपए। आप वहाँ पे स्टडी करने के साथ साथ अरुबाई तो बोलते हैं उसको, पार्ट टाइम जॉब को जैपनीज लोग, तो वो आप अरुबाई तो करके 70 से 80 अपने एक्सपेंस निकाल सकते हो उसमें। सर, आप ही बताओ कि गवर्नमेंट स्कीम का आपने बात किया तो लाइक बहुत सारी स्कीम होती है, जैसे मेटी वाला स्कीम हो गया, आपने जो बताया स्कीम हो गया, तो ऐसे कौन कितने टाइप की स्कीम होती हैं जो स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, जो उनको हेल्प करेगा जापान जैसे कंट्री में जाने में? देखो, एक तो अगर किसी को स्टडी वीजा पे जाना है तो सबसे मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आपको जैपनीज सीखनी चाहिए, क्योंकि जैपनीज सीखने वो एक कल्चर समझ आएगा, ठीक है। जापान का कल्चर ऐसा है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे हमारी बोतल है, तो बोतल हम ऐसे ही फेंक देते कूड़े में। उनका वहां पे डिसाइडेड है कि आपको बोतल बिन जो ढक्कन है वो अलग डालना पड़ेगा, लेबल अलग डालना पड़ेगा, और बोतल को अलग डालना पड़ेगा। यानी कि कल्चर सीखने के लिए आपको 2 या 3
लेवल आपको करने पड़ेंगे जैपनीज के। जब आप जैपनीज कर लेते हो तो उसके बाद आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप होती है, होरेंसो करके है, मैक्स स्कॉलरशिप है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तो आप या तो आप जापान एम्बेसी पे जाके सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी और वहाँ पे एक-एक चीज़ आपको बता दी जाएगी कि उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है। स्टडी वीजा के लिए ये है। अगर आपको जॉब करने के लिए जाना है जापान में तो 2 तरीके से है। अगर एक एसएसडब्ल्यू के थ्रू आप जा सकते हो। एसएसडब्ल्यू का मतलब होता है स्पेशल स्किल्ड वर्कर, यानी कि जो वर्कर लोग यहाँ पे जिसने 10th पास की है या 12th पास की है और यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपए या 15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो आप वहाँ जा करके जापान में आपको सिर्फ 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, 2 चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। एक तो एसएसडब्ल्यू की सर्टिफिकेशन का कोर्स, दूसरा होता है हमारा जेएलपीटी एन4 का। ये जब 2 चीज़ें आपके हाथ में आ जाती है तो आप एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और हम भी और भेजते हैं बच्चों को एसएसडब्ल्यू के थ्रू जापान में। तो जो बच्चा यहाँ पे 10वीं पास 15 से 20 हज़ार रुपए कमाता है, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमा ले जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जेएलपीटी N2 लेवल करने के बाद और आईटी सेक्टर में, जैसे मान लो आपने बीटेक की हुई है, किसी इंजीनियर डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर आईटी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको सेल्स का अच्छा है, मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आप लोग जा सकते हो। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एज ए इंटरप्रेटर वहां पे जा सकते हो। के पास ग्रेजुएशन है तो भी जा सकते हो, नहीं है तो भी जा सकते हो। सर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन नहीं है, क्या सिर्फ इंग्लिश के थ्रू, मतलब सिर्फ मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो क्या मैं इंग्लिश के थ्रू जापान जा सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन, क्या बीटेक नेसेसरी है या फिर क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या बीटेक, बीसीए या फिर एमसीए नीडेड है या फिर हम 10-12 के बाद भी जा सकते हैं? डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको अपनी नॉलेज है तो वहां पे कैंपस से हायरिंग होती है डायरेक्ट, ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप कहीं बाहर से जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल है स्पॉन्सर करता है, ठीक है, कॉलेज है स्पॉन्सर करता है, तो वहां से कैंपस से हायरिंग होगी तो आपको बिना मतलब कि जैपनीज लैंग्वेज के वो ले जाएगी, हायरिंग कर लेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और मैं बाहर से जाऊं कहीं से, ठीक है, थर्ड पार्टी के उससे, तो वहां पे आपको मैंडेटरी है जैपनीज लैंग्वेज। दूसरी चीज़ ये है, उसके लिए बीटेक, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीटेक ही हो, लेकिन बीटेक होगी तो अच्छा होगा। सर एक क्वेश्चन एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कोई बच्चा अभी कॉलेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में है, तो कौन सी ईयर उसके लिए सबसे वैल्यूएबल टाइम होता है कि वो किसी फॉरेन अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहे? सेकंड ईयर सही रहेगा सर, दी बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वो कॉलेज समझने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में तो वो यूज़ टू होगा कॉलेज से। मैं जब डिस्कस कर रहा था अपने दोस्तों से कि सर के साथ आप मीटिंग है आज, तो उन्होंने पूछा था कि प्लीज वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बिल्कुल बात करना सर से। वर्क लाइफ अच्छा है, टाइम टू टाइम चीज़ें रहती हैं, ठीक है? आप एग्ज़ीक्यूटिव लेवल के ऊपर हो, तो आपका जैसे मान लो 9 से 5 है ड्यूटी, तो वो 9 से 5 ही रहेगी, ठीक है? अगर वो एक्सटेंड करते हैं, तो वो जैपनीज़ कंपनियाँ आपको 1 घंटे का भी और टाइम देंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बॉस बैठा हुआ है, तो मुझे बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक्चुअली क्या होता है, तो हमें फील ही नहीं होता है कि इंडिया के आउटसाइड भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लाइक जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया। ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए इसके बारे, जिसके थ्रू उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिलता रहे कि हाँ ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये एम्बेसी की वेबसाइट पे ही आपको नॉलेज मिलेगी और आप कहीं पे भी, जैसे मान लो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कहीं से भी, जैसे मान लो यूट्यूब वगैरह से भी आप, मतलब कि कोई अपना वो दिखाने के लिए कर सकता है, लेकिन आपको जो उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना एम्बेसी पे, तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर जापान में लाइक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू इंडिया या फिर अदर कंट्री? जापान में भी, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी जापान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल 1 अप्रैल से थोड़ा सा बाहर के लोगों को लिमिट करने के लिए उन्होंने एक N2 लेवल लगा दिया है कि आपका N2 होना मैंडेटरी है अगर आप एज एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए आते हो। एज ए लेबर की जॉब के लिए, यानी ब्लू कॉलर जॉब होती है, एक व्हाइट कॉलर जॉब होती है। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आपका N2 मैंडेटरी है और ब्लू कॉलर जॉब के लिए N4 मैंडेटरी है। तो जापान में मतलब कि लेबर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वहां पे मतलब इतनी रिक्वायरमेंट रहती है हद से ज्यादा। इंडिया में भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी आने वाले 4-5 साल में और दिखेंगी आप, क्योंकि अब रिसेंटली मोदी जी सितंबर में गए थे 2025 में, तो वहां पे भी 2 लाख करोड़ रुपए की शायद डील करके आए हैं कि जापान में आने वाले टाइम में चाइना वगैरह से उठ के सारी की सारी जापानीज कंपनियां हमारे यहाँ पे ही आए इंडिया में। और हम बात करें कि जयपुर से लेकर हमारा दिल्ली तक NH8 पे पूरी जापानीज कंपनियां भरी पड़ी हैं यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, हद से ज्यादा। हमारे पास आज भी इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, N2 के जितने भी स्टूडेंट हमारे मिलते नहीं है, मतलब कि
अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं भेजने के लिए। मेरा एक खुद का दोस्त है, लाइक वो एक तो सिंगापुर में इंटर्नशिप किया था एंड एक ताइवान में इंटर्नशिप किया था। विदाउट कोई लैंग्वेज बैरियर का वो डायरेक्टली इंग्लिश के थ्रू डायरेक्टली वो इंटर्नशिप के लिए चले गए। तो ऐसा कोई लूप होल या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि डायरेक्टली आप इंग्लिश के थ्रू इंटर्नशिप ग्रैब कर लो। तो स्टूडेंट चाहता है कि मैक्स टू मैक्स 6 मंथ दे किसी चीज को एंड देन मुझे इंटर्नशिप मिल जाए एटलीस्ट जापान जैसे कंट्री। इंटर्नशिप आती है जापान में और इंग्लिश के लिए आती है। होता है ऐसा कि विदाउट जैपनीज भी आप मतलब कि बस बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, ठीक है, N5 लेवल तक का आपको नॉलेज होना चाहिए। और प्रॉपर इंग्लिश के लिए भी आती है कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है, फ्लुएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहां पे जैपनीज नहीं जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो वो आती है, वो अपॉर्चुनिटी भी आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन कम है। सर ऐसा कोई आपको स्किल दिखाई देता है जिसको स्टूडेंट को सीखना चाहिए जो करंट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो? सर अभी तो AI है। अगर AI क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ना AI और प्लस जैपनीज होगा, तो ये समझ लो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। और आपकी जो, मैं सच बताऊं तो आपको, अभी एक मेरा स्टूडेंट है जो जापान से पढ़ रहा है, वो IT मतलब वो इंग्लिश में ही गया था जापान में, और N2 लेवल अब वो कर रहा है। वो भी मतलब कि AI चैट GPT का ही पूरा उसमें मास्टर है। उसने मतलब कि बताया मुझे कि जैपनीज जो लैंग्वेज है उसमें इतना पैसा है कि आपका मतलब कि शुरुआत है, अंत नहीं है। स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है, इंटर्नशिप मिल जाती है जापान में, तो उनका सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जा सकती है? देखो, जापान की जो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताया था, जो ब्लू कॉलर जॉब की होती है वो 2.5 लाख येन होती है। और जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसमें रहता है आपका 3.5 लाख से 4.5 लाख येन के बीच में, यानी कि 50 लाख से लेकर 60 लाख सालाना पैकेज की बात करें तो येन, ठीक है। और इंडियन रुपीज की बात करें तो 35 से 40 लाख रुपए मान के चलो, स्टार्टिंग सैलरी है वो। लेकिन क्या वहाँ पे क्या होता है, जापान में लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे रेंट, आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज तो है, क्योंकि अगर आप वहां पे जैसे मान लो फ्रूट्स की बात करें, ठीक है, सब्जियों की बात करें, वेज तो बहुत बहुत ही ज्यादा महंगा है। अभी वो 2-3 हजार रुपए का तरबूज आता है, और यहाँ पे हमारे 100-150 रुपए में आ जाता है। अब जैसे मैं डेंसो में भी काम करता था, तो जापान हमें बिल पास करवाना होता है जैसे, तो वहां पे टैक्सी वगैरह लेते हैं, तो सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर की टैक्सी का जो किराया रहता है वो 15,000 ही है, यानी कि 8 से 9 हजार रुपए रहता है। मैं ये चीज कहता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी घूम लो, इंडिया से सस्ता कोई भी नहीं। अब हम नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको फटाफट जवाब देना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया या जापान, आपको कौन सा बेटर लगता है? मुझे इंडिया बेटर लगता है। बिग कंपनी या स्टार्टअप? मैं स्टार्टअप पे जाना चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टअप पे सीखने को बहुत कुछ होता है। सो आप प्रीफर क्या करोगे, जापानीज कंपनी या फिर कोई फॉरेन कंपनी इन जापान? नहीं, जैपनीज कंपनी। जापानीज। ओके, अगर आपको दिया जाए कि आपको सिटी के अंदर रहना है या फिर कोई कंट्री साइड में रहना है, कंट्री से। सो अगर आप जापान को वन वर्ड में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? मतलब कि क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 3 है करियर के लिए, N2 और N1? N2 मनी या वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस। लास्ट क्वेश्चन कि क्या आप अपने चाइल्ड को भी रेकमेंड करोगे जापान जाने का? हाँ। एक स्टेटमेंट कोई इंडियन स्टूडेंट जो आपको वॉच कर रहा है प्रेजेंट में। अगर कहीं पे ऐसा हो फेलियर हो तो वहाँ पे बस घबराना नहीं है, कंसिस्टेंसी दिखानी है बस। या सो फिर बस इतना ही था। सो एट लास्ट लाइक थैंक यू लाइक सेशन ज्वाइन करने के लिए।